लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने विस्फोटक इंटरव्यू दिया है और इसके जरिए पीएम मोदी ने चुनाव की दिशा और दशा तय कर दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में 2047 के देश का रोड मैप बताते हुए कहा कि मेरा लक्ष्य 2024 नहीं बल्कि 2047 है। गति भी बढ़ानी है और स्केल भी बढ़ाना है। देश के सामने एक अवसर है। वहीं इस इंटरव्यू में पीएम नरेंद्र मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड, सनातन के खिलाफ विपक्ष के जहर, राम मंदिर को राजनीतिक हथियार बनाने के संबंध में भी बेबाकी से अपनी बातें रखी। राम मंदिर को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष ने इसे राजनीति का मुद्दा बना दिया। यह भी कोशिश की गई कि फैसला अभी ना आ पाए, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में वो जीत नहीं सके। राम मंदिर बन गया और उनके हाथ से यह मुद्दा निकल गया। वहीं डीएमके के सनातन के खिलाफ बयान को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा। पीएम ने कहा, सनातन के खिलाफ इतना जहर उगलने वाले लोगों के साथ कांग्रेस क्यों बैठी है? डीएमके का जन्म शायद इस नफरत में हुआ होगा। डीएमके के प्रति जितना जबरदस्त गुस्सा पैदा हुआ है उसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। वहीं ईडी, सीबीआई के विपक्षी नेताओं पर एक्शन के सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि ईडी आज के समय में बेहतरीन काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि एजेंसी के 97% केस ऐसे लोगों पर है जो राजनीति में नहीं हैं। पीएम मोदी के तमाम मुद्दों पर बेबाकी से दिए जवाब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं, लेकिन आइए सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं पीएम मोदी ने राम मंदिर, सनातन के खिलाफ विरोध और केंद्रीय एजेंसियों के एक्शन पर क्या कुछ कहा। कि इसका राजनीतिकरण किसने किया और इसको आज की घटनाओं समझते, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, हमारी पार्टी पैदा भी नहीं हुई थी, उस समय अदालत में यह मामला निपटाया जा सकता था, समस्या का समाधान हो सकता था। भारत विभाजन हुआ तो विभाजन के समय ये तय कर सकते थे, चलो भाई इतनी इतनी चीजें ऐसा कर लो। वो नहीं किया गया। क्यों? कि एक ऐसा हथियार हाथ में है जो हथियार वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए मजबूती का एक दांव है, इसलिए उसको पकड़ के रखा गया और बार बार उसको भड़काया गया। अब जब ये अदालत के अंदर मामला चल रहा था, अदालत में अभी जजमेंट ना आए वहां तक कोशिश की गई। न्यायिक प्रक्रिया से होना चाहिए तो हमारा संविधान हमें कहता है और सरकार की तो जिम्मेवारी है, लेकिन उसमें भी अड़ंगे डालना, ये क्यों? क्योंकि उनके लिए ये राजनीतिक हथियार था, ऐसे लोगों के लिए। और देखिए, राम मंदिर का ऐसे लोग हैं, राम मंदिर कर रहे हैं, तुम्हें मार देंगे, ऐसा करके वोट बैंक बनाने का एक तरीका था। अब हुआ क्या? राम मंदिर बन गया तो उनके हाथ से वो मुद्दा ही चला गया। अब वो किसी को डरा नहीं पा रहे हैं कि राम मंदिर आ जाएगा। आ गया, कुछ नहीं हुआ, आग नहीं लगी कोई। 2014 से पहले उन्होंने सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की। कौन रोकता था ईडी को? और किसके लाभ में कहता? मेरे कालखंड में गलत 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हुई है। कई देश की जनता का पैसा नहीं है। दूसरा आंकड़ा तो आप और हैरान हो जाएंगे। 2014 पहले इसी ईडी ने देश में से 34 लाख रुपए, 34 लाख रुपया कैश जब्त किया था। इसका मतलब यह है कि ईडी सही काम कर रही है। कैश पकड़ा है, लोग पकड़े नहीं, कैश भी पकड़ा है। और मेरा ये कमिटमेंट है जी, मैं ये कन्विंस हूं कि भ्रष्टाचार ने देश को तबाह करके रखा है। जब देश आजादी के 75 साल अमृत महोत्सव मना रहा था, उसी समय मैंने ये विषय सबके सामने रखना शुरू किया था, आज से 1-2 साल पहले। और मैं ये कहता था कि 2047 देश की आज़ादी के 100 साल होंगे। स्वाभाविक रूप से ऐसे जो माइलस्टोन होते हैं वो एक प्रकार से नया उत्साह भरते हैं, नए संकल्प के लिए व्यक्ति को तैयार करते हैं। और उस अर्थ में मेरा मत था कि एक मौका है, 75 साल पर हम खड़े हैं, 100 साल पहुंचने वाले हैं, इस 25 साल का सर्वाधिक उपयोग कैसे करें।
प्रधानमंत्री के इस साक्षात्कार को लेकर के राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, जरा ये भी आपको सुना देते हैं। भैया, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात पता क्या है? उसमें ना जरूरी बात है नाम और तारीखें, डेट्स। अगर आप नाम और तारीख को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जब उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है उसी के एकदम बाद उनको या तो कॉन्ट्रैक्ट मिला है या फिर जो सीबीआई का उन पर इंक्वायरी हो रही थी वो हटाई गई है। तो ये प्रधानमंत्री पकड़े गए हैं, इसीलिए ये एएनआई को इंटरव्यू दे रहे हैं। मैं बता रहा हूं, सुनो, ये पकड़े गए हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन स्कीम है और इसके मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर आप उनकी आंखों में देखें, मैंने देखा नहीं है, मगर अगर आप उनके एएनआई के इंटरव्यू में उनकी आंखों में देखेंगे तो आपको वो झलक दिख जाएगी। आप राहुल गांधी को भी सुन रहे थे, प्रधानमंत्री के इस इंटरव्यू के बाद प्रतिक्रिया दे रहे थे और खास करके इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के उन्होंने टिप्पणी दी। ये वही इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा है जिसको लेकर के विपक्ष चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले से सरकार पर हमलावर है और ये कहना कि जानबूझकर एजेंसीज का प्रेशर बना करके फिर ये वसूली की जाती है, जबरदस्ती की वसूली राहुल गांधी से करार दे रहे थे। मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। खेमचंद शर्मा जी हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है खेमचंद जी आपका भारत एक्सप्रेस में। प्रोफेसर मनु शर्मा कटारिया राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है प्रोफेसर मनु आपका भी। सबसे पहले प्रोफेसर मनु, आप ही का मैं रुख कर रही हूँ। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस साक्षात्कार को 1 घंटे से ज्यादा का ये साक्षात्कार रहा। आप अगर इसको मैं 10 में से अंक देने के लिए आपको कहूं तो विपक्ष के लिहाज से आप इसे कितना स्कोर देंगी और क्या लगता है कि विपक्ष को हर एक मुद्दे पर करारा जवाब दिया प्रधानमंत्री ने या कहीं कुछ कमी छूट गई? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी बात थी, यानी वो क्या करने वाले हैं, उनके आगे क्या प्लान्स हैं, 2047 तक उनके क्या प्लान्स हैं, मुझे लग रहा है ये सब उन्हें बहुत खुल करके कहा है। निश्चित रूप में उसमें बहुत सारी बातों पर विपक्ष पर भी उन्होंने जवाब दिया, इनडायरेक्टली उनकी बहुत सारी बातों का उन्होंने जवाब दिया है। तो निश्चित रूप से मार्क्स तो उनके अच्छे बनते हैं, मतलब मैं 10 में से 9 मार्क्स उनको देना चाहूंगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि अपनी बात को क्लैरिटी से कह पाना, अपने विषय को पूरी क्लैरिटी से लोगों को समझा पाना, ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता है और इसमें वो हमेशा सफल रहते हैं। इस इंटरव्यू में भी वो सफल रहे हैं कि एक विजन जो है ना, अगले 25 साल का विजन जो वो दे पा रहे हैं आज देश के सामने, युवा के सामने, और युवाओं को आगे क्या करना है, जिन्होंने आगे देश को चलाना है, देश की बागडोर को संभालना है, उस युवा शक्ति को एक विजन दे पाना, ये उनकी सबसे बड़ी मुझे लगता है इस पूरे इंटरव्यू के अंदर उनकी सबसे बड़ी विशेषता रही है। निश्चित रूप से विपक्ष के बहुत सारे सवालों का जवाब भी उन्होंने बखूबी दिया है। तो एक अच्छा इंटरव्यू मैं इसे मानती हूँ। चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। मैं अभी खेमचंद जी का रुख कर लेती हूँ। खेमचंद जी, राहुल गांधी की प्रतिक्रिया बड़ी जल्दी आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन खत्म नहीं हुआ, जो साक्षात्कार था खत्म नहीं हुआ और उसके तुरंत बाद ही राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आ जाती है और राहुल गांधी ये कह देते हैं कि ये तो जबरदस्ती की वसूली है। इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के उनसे पूछा गया तो, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में देखिए वो डर दिखेगा, वो पकड़े गए हैं। इस प्रतिक्रिया को आप लोग किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमेशा की तरह हास्यास्पद है। वो कहते हैं प्रधानमंत्री की आंखों में देखे, मैंने तो नहीं देखा है। आंखों में डर, जो आपने देखा नहीं तो आपको कैसे पता चल गया? इसका मतलब ये बात भी आपको किसी ने बताई है। आप एक टॉप मोस्ट व्यक्ति, टॉप मोस्ट जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उनके बारे में बात कर रहे हैं और आप उनको टक्कर देने की बातें कर रहे हैं और आप कहते हैं कि आपने देखा नहीं, लेकिन आप देखिए। अब कैसी उलझुल बातें कर रहे हैं? वो पकड़े गए इसलिए इंटरव्यू दे रहे हैं। कोर्ट का निर्णय कब का है? उसके बाद आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 50 सभाएं, 50 जगह अपनी बात रखी। आप कह रहे हो पकड़े गए इसलिए एएनआई को इंटरव्यू दिया है। राहुल गांधी ये कहते हैं कि नाम और डेट देखिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के नाम और डेट देखिए, तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हमें तो सिर्फ 37% मिला, जबकि अगर विपक्षी पार्टियों की बात की जाए तो वो 63% इलेक्ट्रल बॉन्ड को अपने पास में रख करके फिर भी हम पर आरोप लगा रहे हैं। इस जवाब को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं उसी पे आता हूँ। ये भी आधी अधूरी बात उन्होंने, कहते हैं सीबीआई, दूसरे लोग उनके कहते हैं ईडी ने कार्रवाई की, उसके बाद पैसा लिया गया। फिर कहते हैं एक्स वाई कंपनी ने पैसा दिया।
फिर कहते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड सिस्टम ही गलत है। जब सिस्टम गलत है तो आपने क्यों हजारों करोड़ रुपए लिए? आप कह देते नहीं हम लेंगे नहीं, हम एक नया पैसा नहीं लेंगे, पैसे भी लेते हैं। आप पर एमपी निकाल लो, पर एमएलए निकाल लो, पर स्टेट निकाल लो, पर कार्यकर्ता निकाल लो, आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी को जो पैसा मिला है एवरेज ऑन एन एवरेज वो आपसे बहुत कम मिला है। फिर आप किस मुंह से इस तरीके की बातें करते हैं? वहीं आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हमारे युवाओं को और देशवासियों को पूरा रोड मैप प्रस्तुत किया है, और उस रोड मैप के अनुसार किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से हम 5वें से तीसरे नंबर पे जाएंगे, तीसरे से दूसरे नंबर पे जाएंगे, और हम अपने आप को विकसित चलिए राष्ट्र ठीक है, उस बनाएंगे। विजन और को लेकर एक के नंबर बात के लिए होगी, लेकिन अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के ही मैंने सवाल किया था। मेरे साथ प्रभात कुमार जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है प्रभात जी आपका भारत एक्सप्रेस में। सवाल मुझे ये पूछना है आपसे कि राहुल गांधी लोगों से अब ये सलाह दे रहे हैं इस इंटरव्यू के बाद कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में देखिए, वो पकड़े गए हैं इसलिए ये इंटरव्यू दे रहे हैं, और इलेक्ट्रल बॉन्ड दरअसल जो है जबरदस्ती की वसूली है। तो सवाल तो ये है ना सर, बॉन्ड तो सबको मिला है, सिर्फ बीजेपी को थोड़े मिला है, जबरदस्ती की वसूली कह करके खुद पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं हो रहा क्या? सर प्रथम आपको और मेरे सारे को पैनलिस्ट को और सारे व्यूअर्स जो आपके अभी मुझे देख पा रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। शर्मा जी बोल रहे थे जी, और कुछ बातें मेरे से वरिष्ठ हैं, लेकिन चूंकि हम आमने सामने बैठे हैं तो अधिकार खोकर बैठ जाना यह महा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है, तो बोलना पड़ेगा। डर क्यों दिख रहा है, मैं इस बात को स्पष्ट करता हूं। राहुल जी ने जो कहा है, डर क्यों दिख रहा है, सवाल सिर्फ चंदे का नहीं है। पहली बात तो कांग्रेस पार्टी डे फर्स्ट से इस इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो फिरौती की कहानी होनी थी इसके खिलाफ खड़ी थी। ये कह रहे इन्होंने चंदा क्यों लिया? शर्मा जी, चंदा, राजनीतिक चंदा लेना हर राजनीतिक दल का अधिकार भी है और उसको मिलना भी चाहिए। कैसे चल पाएंगे फिर हम और आप? लेकिन ये चंदा दो और धंधा लो, नहीं तो फिर ईडी का फंदा दूंगा। जब ऐसी नीति अपनाई जाएगी शर्मा जी, तब देश को जवाब देना पड़ेगा, और जब देश को जवाब देने का वक्त आया है तो बिल्कुल डर तानाशाह के निगाह में दिख रही है, उनके चेहरे की सिकन नहीं बता तो रही यहाँ है। तो प्रधानमंत्री, रोक रही हूँ, माफ कीजिएगा प्रभात जी, यहाँ प्रधानमंत्री के संबोधन में जो ये साक्षात्कार था इसमें मैं सुन रही थी कि उन्होंने सीधे तौर पर क्लैरिफिकेशंस भी दिए कि हमें तो सिर्फ और सिर्फ 37% मिला, विपक्षी खेमे को 63% मिला, फिर भी प्रश्न चिन्ह हम पर खड़ा किया जा रहा है। इसका जवाब कांग्रेस पार्टी कैसे देगी? और फिर जब आप खुद उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप प्रश्न चिन्ह कैसे खड़े कर सकते हैं? आप प्लीज मुझे जवाब देने का मौका दें। जी, प्रश्न चिन्ह इसलिए खड़ा किया जा रहा है कि सत्ता में जो संस्थानों का दुरुपयोग करके आपने उगाही करी है, और इसका प्रमाण है शरद चंद्र रेड्डी, ईडी अरेस्ट करती है, 5 करोड़ का चंदा आता है, फिर उसको बेल दिया जाता है, सरकारी गवाह बनाया जाता है, फिर 55 करोड़ का चंदा आता है। तो ये जो प्रामाणिकता के साथ मैं कह रहा हूं, ये जब ऐसी घटनाक्रम सामने आएगी तो आप पर आक्षेप आएंगे ही ना। इस आरोप से कैसे आप खुद को बचाओगे? और शर्मा जी, मैं एक और सच्चाई बता रहा हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड से भी बड़ा स्कैम है पीएम केयर फंड। एक बार उसकी ऑडिट तो करवा के दिखा दो। ये तो भला हो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिसने देश को दिखाने का काम किया कि कैसे लूट मची थी इस देश के अंदर, और जो खुद को ईमानदार कहते थे वो कट्टर बेईमान हैं। ये देश ने देखा। आप बताओ ना, जिस जनार्दन रेड्डी पीएम पर केयर फंड के मुद्दे को तो आपने पहले भी उठाया है, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद भी कई चुनाव देश ने देखे, स्टेट लेवल पर भी देखे, लेकिन उसका बहुत ज्यादा असर नतीजों पर पड़ा। मैं लौटूंगी आपके पास भी, चर्चा जारी रहेगी, महत्वपूर्ण विषय आप उठा रहे हैं। तो कांग्रेस की तरफ से अभी भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के मुद्दे पर बीजेपी घिर गई है, और ये तस्वीर जनता भी समझ रही है क्योंकि ये जबरदस्ती की वसूली है। प्रोफेसर मनु शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके पास में एक बार फिर से जा रही हूँ। प्रोफेसर मनु, यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से इसे जबरदस्ती की वसूली करार दिया जा रहा है, और ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल करके पहले कुछ लोगों को केस में फंसाने की कोशिश की जाती है, दबाव बनाया जाता है, और जब सामने वाला व्यक्ति दबाव में आ जाता है तो फिर वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीद करके आपको चंदा भी देता है और आपके इशारे पर काम भी करता है। ठीक है, शायद मनु जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रभात जी, इसका जवाब यहाँ पर खेमचंद जी से ले लेते हैं। खेमचंद जी प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे, खेमचंद जी जवाब देंगे? देखिए, कांग्रेस नॉन इश्यूज पे बात करती है, 2014 में भी देखा, 2019 में भी देखा, इसीलिए जनता इनको सीरियसली नहीं लेती। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वो करके दिखाया जो 65 साल में ये नहीं कर पाए। 80 करोड़ भारतीयों को उन्होंने फूड की गारंटी दी है। ये सबसे बड़ी योजना है, विश्व में अद्भुत योजना है। इससे पहले 70 से 80 हजार करोड़ का जो अनाज है वो इनके गोडाउन में सड़ जाता था, उसको कांग्रेसी खा जाते थे। ये आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने करके दिखाया। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हर घर में इज्जत घर बनाया। जो माता
बहनें डेली रूटीन के लिए घंटों वेट करती थी, शाम का वेट करती थी, रात का वेट करती थी, अब इज्जत के साथ अपने इज्जत घर में निवृत्त होती हैं। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 14 करोड़ घरों को नल से जल देने का काम किया। हम कई स्टेट अब देखेंगे, ठीक है, वो वहाँ पे तमाम 3 से 4 चीजें किलोमीटर खेमचंद जी में आपके घोषणा 5-6 पत्र में किलोमीटर भी और आपके विजन में भी दिखती है। मैं इस पर नहीं जा रही, मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि जो एलिगेशन विपक्ष आप पर लगा रहा है, उसको आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साक्षात्कार में उसका बिल्कुल सही जवाब दे दिया और अब जनता के मन में कोई प्रश्न नहीं बचा होगा? कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि सब जानते हैं। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले क्या सिस्टम था? ब्लैक मनी आती थी और ब्लैक मनी खर्च होती थी। कौन नहीं जानता कि इंडिया में आधा पैसा खर्चा होता है इलेक्शन में? कहां से आता था पैसा? किसने दिया? आज तक किसी पार्टी ठीक है, ने उसे खत्म जवाब करने दिया? के लिए आज एक तक कांग्रेस ने जवाब मैकेनिज्म दिया? इंट्रोड्यूस आज तक किया कांग्रेस ने गया। सिस्टम बताया, नहीं बताया। खेमचंद जी, उसे खत्म करने के लिए एक मैकेनिज्म आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में इंट्रोड्यूस किया। अब यही तो आरोप विपक्ष लगा रहा है कि ईडी का डर दिखा के, सीबीआई का डर दिखा करके ये वसूली की जा रही है और शायद राहुल गांधी ने यही आरोप लगाया कि ये जबरदस्ती की वसूली है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर। देखिए, कितना नॉन सीरियस इन्होंने आंसर दिया है। अगर हमें वसूली करनी थी, हम 1 नंबर में वसूली करते, हम 1 नंबर में वसूली करते, हम बैंक टू बैंक ट्रांसफर करवाते, हम बॉन्ड के थ्रू ट्रांसफर करवाते। कांग्रेस किस तरीके से वसूली करती थी पूरी दुनिया जानती है। अरे, ये एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है और खरीदने वाले ने बैंक के थ्रू लीगल मनी ऑनलाइन बैंक से खरीदा और बैंक के थ्रू वो पॉलिटिकल पार्टीज को मिले। तो एक सिस्टम है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम। इससे पहले तो पता ही नहीं चला। ट्रांसपेरेंट सिस्टम इसलिए तो पता ही चल रहा है किसने दिया, कब दिया, किसको दिया। पहले ठीक तो है, वो मनु सिस्टम शर्मा ही जी नहीं था। हमारे साथ कांग्रेस हैं। उस सिस्टम को मनु फॉलो शर्मा करती जी, थी। मनु शर्मा जी जुड़ गई हैं, उनसे इसका जवाब ले लेते हैं। मनु जी, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो जवाब दिया उससे अब देश की जनता संतुष्ट होगी और विपक्ष के तमाम सवाल शांत हो जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये लोगों की समझ के ऊपर, इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत अच्छे ढंग से जवाब दिया ही है। देखिए, जो सिस्टम जितना आपने उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया, जितना उसको लीगलाइज कर दिया, वो उतना ज्यादा ईमानदार सिस्टम है, उतना ज्यादा भ्रष्टाचार से मुक्त सिस्टम है। तो मुझे लगता है देश के किसी भी पढ़े लिखे नागरिक को, जिसको ये बात समझ में आती है, इस पूरे के पूरे सिस्टम को वेलकम करना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए। यदि इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर से इस तरह का भ्रष्टाचार खत्म होगा तो इवेंचुअली वो जाकर के फिल्टर होता है, वो जाते जाते नीचे पहुंचता है। पूरे सिस्टम को वो भ्रष्टाचार मुक्त करने की तरफ बढ़ने का एक बहुत सुदृढ़ कदम है। तो मुझे तो लगता है कि इसका बहुत बड़े लेवल पर स्वागत करना चाहिए कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाया गया है। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने इसका अच्छे ढंग से जवाब दिया भी है। अब लेकिन इसमें होता लेकिन क्या राहुल है कि गांधी तो बहुत उसमें भी बार आंखों में डर देख रहे हैं। वो सबको समझा रहे थे। मीडिया जब उनसे सवाल पूछ रही थी कि पीएम के इस इंटरव्यू को आप कैसे देखते हैं, तो वो लोगों को सलाह दे रहे थे कि पीएम की आंखों में देखिए, आपको डर दिखेगा। खैर, मैं अगले सवाल पर जा रही हूँ। प्रभात जी का मैं रुक कर लेती हूँ, समय मेरे पास सीमित है, तो चाहती हूँ कि तमाम विषयों को हम इस डिस्कशन में इंक्लूड करें। प्रभात जी, पीएम 2024 की चिंता नहीं कर रहे। ये तो जो रण है वो अपने हिसाब से जीत आश्वस्त बीजेपी करके बैठी है। 2047 के विजन पर काम किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी या तमाम विपक्षी जो गठबंधन है फिलहाल इन चुनावों को ही प्राथमिकता दे रहा है। इस पर आपका कमेंट चाहूंगी। नहीं, मैं आपके प्रश्न पे आऊंगा, लेकिन शर्मा जी कुछ उपलब्धियां गिनवा रहे थे, तो मैं भी इनके सरकार की 10 वर्षों समय की मैं कुछ चाहूंगी कि उपलब्धियां हम गिनवाना पॉइंट्स पे चाहता बात हूं। कर लें, मेरे पास लिमिटेड नहीं, टाइम बिल्कुल है। पॉइंट पे बात करूंगा जी। नहीं, प्लीज प्लीज आप 10 सेकंड दे दें जी। ये उपलब्धियां गिनवा रहे थे 10 वर्षों की सरकार की, माननीय मोदी जी की। तो मैं भी छोटी सी बात कह के अपनी आपके सवाल पे आऊंगा। ठीक है, ठीक है। मणिपुर में मातृशक्ति का नग्न परेड करवाना, ये उपलब्धि है इनकी। युवाओं को 2 करोड़ रोजगार का वादा करके पकौड़े तलने की सलाह देना, ये उपलब्धि है इनकी। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बेटियों को दिल्ली, देश की राजधानी में घसीटा जाता है, ये इनकी उपलब्धि है। इनकी उपलब्धि है कि इनके मंत्री का बेटा अन्नदाताओं के ऊपर कार दौड़ाता है, ये इनकी उपलब्धि है। इनकी उपलब्धि है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर 125 देशों की सूची में हमारा स्थान 111वां हो गया, ये उपलब्धि है इनकी। इनकी उपलब्धि है कि 1947 से 2014 तक सारे प्रधानमंत्रियों ने मिलकर मात्र 55 करोड़ का कर्ज लिया था, 55 लाख करोड़ का। ये आते ही 10 वर्षों में उस कर्ज को 3 गुना कर जाते हैं। 205 लाख करोड़ ठीक है, ये आपके आरोप हुए। पीएम आप पर भी आरोप लगाते हैं कि सनातन का अपमान करने वालों के साथ में क्या मजबूरी है आप लोगों की कि उनके साथ में आप बिल्कुल साथ साथ मंच शेयर करते हैं, उनके साथ नजदीकियां रखते हैं। इसका जवाब देंगे क्या प्रभात जी? अरे बिल्कुल, मैं हर चीज का जवाब दूंगा। जवाब तो मैं ये भी तुम पूछूंगा ना फिर कि जनार्दन रेड्डी के बारे में
यही माननीय गृह मंत्री जी कहते थे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ये स्कैम करने वाला व्यक्ति है, ये क्रिमिनल माइंडसेट का व्यक्ति है। और आज क्या हो रहा है? सवाल तो पूछा जाएगा ना रुंगटा रेड्डी के बारे में कि आज आपकी सहयोगी पार्टी टीडीपी से उसको टिकट दिया जाता है, इसी शराब घोटाले का आरोपी था वो। तो सवाल तो पूछा जाएगा ना आपसे कि आपकी निष्पक्षता, आप जो नीति नियत और चेहरे की बात करते थे, चाल चरित्र चेहरे की, कहां गई वो बातें? ये सब चीजें देश के सामने है, देश इनको जवाब देगा 2024 के इसी आम चुनाव के अंदर। और सबसे बड़ी बात, अभी ये बार बार पीठ थपथपा रहे थे और कह रहे थे राहुल गांधी ने प्रश्न खड़ा किया जी। क्यों किया? क्यों खड़ा किया? ये देश का प्रश्न है, ये राहुल गांधी का प्रश्न नहीं है। ये देश आपसे जानना चाहता है और पूछ रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब दो। ठीक है, ये सवाल राहुल गांधी भी पूछ रहे थे। मुझे लगता है कि देश की जनता बेहतर तरीके से इसका जवाब अपने वोट के जरिए देगी और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि देश की जनता इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के क्या कुछ सोचती है। एक क्लोजिंग कमेंट खेमचंद जी आपके चाहूंगी और मैं मनु जी से भी चाहूंगी कि कुल मिलाकर के आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2047 का विजन दिखा रहे हैं, देश की जनता उस विजन को देख करके इस बार अपना वोट कास्ट करेगी कि हमारे लिए बेहतर कौन होगा? पहले मनु जी और फिर खेमचंद जी। निश्चित रूप से मुझे लगता है जो विजन दिया है मोदी जी ने 2047 का, और उसके साथ साथ जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड हम देखते हैं 2014 से जिस प्रगति से देश आगे बढ़ा है, तो मुझे लगता है एक विश्वास देश के लोगों में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आया है। विपक्ष के लोग जो कुछ भी कहते हैं, मुझे लगता है एक क्राइटेरिया बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हम सबके दिमाग में, और वो है नेशन फर्स्ट। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी करे, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो या कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो, जो विषय देश के लिए अच्छा है वो बिल्कुल देश प्राथमिकता होनी चाहिए, ये विपक्ष को भी समझना होगा। खेमचंद जी आपका क्लोजिंग कमेंट। देखिए, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का मतलब गारंटी है, विश्वास है, और वो सब में दिखता है। उन्होंने 10 साल में उतना काम किया, ये 65 साल में नहीं कर पाए। क्यों 65 साल में उन्होंने टॉयलेट नहीं बनाए जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बनाने पड़े? क्यों 65 साल तक सिफारिश के आधार पर गैस कनेक्शन मिलते रहे? क्यों आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को घर घर में देने पड़े? क्यों आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को नल के थ्रू पानी जो 14 करोड़ परिवारों को दिया, ये पहले नहीं दे पाए? क्यों आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को 51 से 52 करोड़ लोगों का जो अकाउंट नहीं था? ये तमाम चीजें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने इस साक्षात्कार में लगातार गिनाते बताते रहे। मैं 2047 का जिक्र कर रही थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, और मुझे लगता है कि देश की जनता देश के विकास के लिहाज से अगर सोचेगी तो वो विजन ज्यादा समझ भी आता है और लोग उसके लिहाज से वोट कास्ट करेंगे। लेकिन क्या देश की जनता वर्तमान विषयों को भी अनदेखा करेगी जो विपक्ष मुद्दा उठा रहा है? खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साक्षात्कार को लेकर के आप तमाम मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देश और दुनिया से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप चलते रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।